गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून। सब विजिबल है? आवाज आ रही है? शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जल्दी से आ जाइए, ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए आज। चलिए शुरू करते हैं। याद दिलाता हूं मैं, ध्यान दीजिए, सब अच्छे सुने। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में शुरू कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि चार्ज के आसपास जो उसका इफेक्ट होता है हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किससे किससे दिखा रहे थे उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखा रहे थे कैपिटल ई से। किससे दिखा रहे थे? कैपिटल ई से दिखा रहे थे। कैपिटल ई से दिखा रहे थे। और कैपिटल ई के बारे में हम बात कर चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज हुआ तो टुवर्ड्स चार्ज रहेगा। मैंने आपको बताया था, बिल्कुल माहौल के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग 8 चार्ज मेंबर हमारे सिलेबस में है। हमें बारी बारी से उन सभी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, उन सबके फॉर्मूला, डायरेक्शन, ग्राफ, इनके बारे में स्टडी करना है। तो बच्चों मैंने पहला मेंबर आपको कंप्लीट कर दिया था, दैट वाज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर एक मेंबर के बजाय ज्यादा चार्ज होंगे तो हम क्या करते हैं? सभी चार्जेस का कंट्रीब्यूशन लेकर के क्या उसका वेक्टर सम करते थे? यस। इस तरह से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी कर लिया था। चलिए अब दूसरा नंबर ले रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, यानी कि वो लीनियर चार्ज मेरे पास है, तो उसकी वजह से कितना होगा वो लेते हैं। आइए शुरू करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। अगला टारगेट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सब लोगों को? आंसर दें। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सब लोगों को? यस दिख रहा है ना? वेरी गुड। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, बच्चों ये शुरू कर रहे हैं। ये बड़ा आसान है। ये देखिए, जैसे मानिए मेरे पास कोई ये वायर है फाइनाइट लेंथ का, और उसकी चार्ज डेंसिटी मान लीजिए लैम्डा है। ऑब्वियसली वायर पर कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ऑब्वियसली ये चार्ज वायर, तो ऑब्वियसली चुपचाप बैठेगा कि माहौल बनाएगा? माहौल बनाएगा। हमें कहा जा रहा है कि इस वायर से आर दूर पर ये कोई लोकेशन है। मुझे कहा जा रहा है कि इस वायर की वजह से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इस लोकेशन में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जब भी इस तरह का कोई केस आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने वायर के दोनों एंड यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट में मिलाएंगे। और मान लीजिए ये पहला एंगल यहां पर θ1 है, और ये दूसरा एंगल जो नीचे वाला एंगल है मान लीजिए यहां पर θ2 है। ध्यान दें, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। विभव अपना कनेक्शन चेक करो। विभव सभी को दिख रहा है? आपके पास क्यों नहीं आ रहा डिस्प्ले? चेक करें फटाफट से। सब पे डिस्प्ले आ रहा है ना? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? मैंने डायग्राम बनाया, दिख रहा है सब लोगों को? वेरी गुड। वेबो अपना कनेक्शन चेक करो आप। चलिए, तो बच्चों क्या रहा? एक लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी का वायर है, उससे आर दूर पर मुझे यहाँ पर स्टडी करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमें जानना है। ये हमारा टास्क हो गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमें तो पॉइंट चार्ज आता है, उसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। तो डेरिवेशन हम करने के लिए हम क्या करते हैं? इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, और उस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। फिर जो छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसको पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट करते हैं विद प्रॉपर लिमिट्स। तो फिर हमें एग्जैक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल इंटीग्रेशन करके। तो लेकिन अभी हम उस इंटीग्रेशन या उसमें नहीं जाएंगे, हमें सीधे सीधे याद करना है। ध्यान दीजिए, ई परपेंडिकुलर यानी कि यूं समझिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों, यूं मानिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूं बनेगा, इसको मैं बोल रहा हूँ ई परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, इसको मैं बोल रहा हूँ ई पैरेलल। पैरेलल किस सेंस में बोल रहा हूँ? पैरेलल टू द वायर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा? वायर के पैरेलल कंपोनेंट, और एक होगा वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो बच्चों अगर हम सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला आता है के लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। फॉर्मूला लर्न करना है हम लोगों को। वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इज के लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर पैरेलल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला याद करें, के लैम्डा बाय आर cos θ2 माइनस cos θ1। चेक द डिफरेंस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या था? साइन θ1 प्लस साइन θ2, और यहां पर cos θ2 माइनस cos θ1 आया हुआ है। क्लियर है सबको? θ1 ऊपर वाला एंगल है और θ2 नीचे वाला एंगल है। और हाँ, अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या होगा?
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इन दोनों के पाइथागोरस से आएगा। तो बच्चों अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाय r साइन θ1 प्लस θ2 बाय 2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो सजेशन इज, आज के बाद वायर को डील करने का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, फाइनाइट लेंथ का वायर, आर डिस्टेंस, लैम्डा डेंसिटी है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो हो सकता है कि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रहा हूं, और हो सकता है कि मैं केवल पैरेलल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछ रहा हूं। तो जो पूछा जाए अकॉर्डिंगली प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना है। आप लोगों को बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला लर्न करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया फाइनाइट वायर के बारे में। फाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो जाएगा। कभी कभी हमारे क्वेश्चन में जो वायर होता है वो लॉन्ग या इनफाइनाइट वायर हो सकता है, लॉन्ग या इनफाइनाइट वायर। जरा सोचिए, अगर लॉन्ग या इनफाइनाइट वायर होगा, ये देखिए, इफ लॉन्ग वायर, इफ लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर का क्या मतलब हुआ, ये देखिए, अगर लॉन्ग वायर इसका मतलब क्या हो गया, डैश डैश, और ये भी डैश डैश। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर फील्ड, तो आप समझ गए हैं कि लॉन्ग वायर के मामले में, यहाँ पर लॉन्ग वायर के मामले में आप समझ गए होंगे θ1 भी कितना हो रहा है 90, और θ2 भी कितना हो रहा है 90। वेरी गुड, दोनों 90 90 हो रहे हैं, कंपेयर कर सकते हैं ना, दोनों क्या हो जाएंगे 90, और ये भी 90 और ये भी 90। और अगर दोनों 90 होंगे तो जरा सोचिए कि अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ ई के फॉर्मूला में, अब देख लीजिए कितना आएगा 2k लैम्डा बाय r, तो ये कितना हो जाएगा साइन 180 बाई 2, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, यानी कि ई इज सिंपली 2k लैम्डा बाय r, ई इज सिंपली 2k लैम्डा बाय r। क्लियर है? चलिए, एंगल, वेरी गुड, दोनों का एंगल मिला के तो 180 हो जाएगा, तो इस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई किया तो ये आ जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों ये था फॉर्मूला की इंफॉर्मेशन। फॉर्मूला खत्म करते हैं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। वापस से सुने, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया फटाफट से सुने प्लीज, यस अच्छे सुने। ओके, क्या रहा, क्या क्या पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने। मेरे पास कोई वायर है जिस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, मुझे वायर से r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर फाइनाइट वायर है तो फिर मैं ई परपेंडिकुलर पूछ सकता हूँ, ई पैरेलल पूछ सकता हूँ, ई नेट भी पूछ सकता हूँ। और अगर लॉन्ग वायर, उनके फॉर्मूला आपको याद करने हैं। और अगर लॉन्ग वायर हुआ तो कोई संकट ही नहीं है, जब भी लॉन्ग वायर पे काम करना सीधा एक ही फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाय r। सब चीजें आपको नजर आ रही होंगी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। अब इनको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में इनको अप्लाई करने के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे हमने कल पॉइंट चार्ज में किया था वही आज यहाँ पर होगा। मान लीजिए मेरे क्वेश्चन में एक ही मेंबर है, तो ऑब्वियसली उसी का कंट्रीब्यूशन लेंगे। अगर मेरे यहाँ पर एक की बजाय 2 3 4 5 मेंबर है तो फिर क्या करना है, एक का कंट्रीब्यूशन की सबका कंट्रीब्यूशन, सबका कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। और हाँ ध्यान रखें, प्लस वाले क्या चिल्लाते हैं अवे अवे अवे, और माइनस वाले क्या चिल्लाते हैं टूवर्ड्स टूवर्ड्स। इन सब बातों को लेकर के वेक्टर डायग्राम बनाएंगे और सुपरपोजिशन करके आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए 2 लॉन्ग वायर्स हैं, 2 लंबे वायर हैं, दोनों आपस में r डिस्टेंस पर है। इस पर है प्लस लेमडा और इस पर है माइनस लेमडा, या मिड पॉइंट पर क्या पूछा जा रहा है, ई मिड पॉइंट क्वेश्चन मार्क। 2 लॉन्ग वायर इस तरह से पैरेलल हैं, एक प्लस लेमडा है और एक माइनस लेमडा है, सेपरेशन कितना है r। हमसे पूछा जा रहा है कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लॉन्ग वायर है, तो यहाँ पर लॉन्ग वायर का सिंपल फॉर्मूला 2k लैम्डा अपॉन डिस्टेंस लगेगा। नोटिस करिए पॉजिटिव वायर का कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, अवे अवे, और नेगेटिव वायर का कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, टूवर्ड्स। चांस वाली बात है कि दोनों कहां पे हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए, वेरी गुड। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो आप समझ गए ई मिड कितना हो जाएगा, ई प्लस ई 2e हो जाएगा, 2e। ई तो हो जाएगा मगर ई क्या है, एक लॉन्ग वायर की वजह से इस जगह पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक लॉन्ग वायर की वजह से कितना होगा 2k लैम्डा अपॉन डिस्टेंस। मेक श्योर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आर जो है वो दोनों वायर्स के बीच का सेपरेशन है। हमें अभी क्या चाहिए, हमें मेरे ख्याल से अभी क्या चाहिए, हमें अभी इस वायर की, हमें अभी इस वायर की इस जगह से डिस्टेंस चाहिए। तो वायर की इस जगह से डिस्टेंस कितनी है, आर या आर बाई 2, बोलिए, आर या आर बाई 2। वेरी गुड फ्रेंड, आर या आर बाई 2, आर बाई 2। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर बाई 2। तो आप देख रहे हैं हमारा आंसर है 8k लैम्डा बाय आर, 8k लैम्डा बाय आर। वेरी गुड, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस सवाल में क्या किया, लॉन्ग वायर का फॉर्मूला यूज किया। 2 लॉन्ग वायर तो मैंने दोनों का कंट्रीब्यूशन लिया। मैंने डायरेक्शन का वो नियम याद रखा जो मैंने कल बताया था, प्लस वाले ने बोला अवे, माइनस वाले ने बोला टूवर्ड्स। चांस वाली बात है दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में थे तो नेट हो गया 2e और आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैं लॉन्ग वायर का क्वेश्चन मैनेज कर रहा हूँ, कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए,
मान लीजिए मुझे कहा जाए कि एक वायर ये है और ये देखिए ये डिस्टेंस L और ये वायर की लेंथ भी L है और वायर जो है वो लेमडा डेंसिटी का है, ठीक है। और हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस जगह पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? E परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट करना है और E पैरेलल भी कैलकुलेट करना है। E परपेंडिकुलर और E क्वेश्चन में मेंशन नहीं तो कौन सा वायर लेंगे? कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख के हमें लग जाएगा कि उसकी लेंथ वेंथ अवेलेबल है तो वो फाइनाइट होगा, और अगर उसकी लेंथ के बारे में कुछ मेंशन नहीं तो क्या होना पड़ेगा? लॉन्ग वायर ही होना पड़ेगा ना वो तो। इस तरह से चलिए, मुझे कहा जा रहा है इस जगह पर हमें ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप नोटिस करिए सबसे पहले तो यस तुम्हें इस क्वेश्चन का में मिल गया होगा तुषार, इस क्वेश्चन को क्या समझे हम लोग? लॉन्ग वायर या फाइनाइट वायर? लॉन्ग या फाइनाइट वायर? ऑब्वियसली शायद फाइनाइट वायर हो रहा है ना, वेरी गुड। अब अगर फाइनाइट वायर हो रहा है तो क्या करें? यस वापस से वही, तार के दोनों एंड यहाँ मिलाएं। अगर अब इस वायर का दोनों एंड यहाँ मिलाएंगे, इस एंड को यहाँ मिलाएंगे और उस वाले एंड को भी अगर हम यहाँ मिलाएंगे, ये देखिए उस वाले एंड को भी हम यहाँ मिलाएंगे, तो आप समझ गए हैं इस डायग्राम में थीटा 1 कितना हो रहा है? शायद 45 डिग्री। पता लग रहा है ये एंगल कितना हो रहा होगा? 45, कारण ये भी एल है और ये भी एल है, तो ये एंगल कितना हो रहा होगा? 45 हो ही रहा होगा। और थीटा 2 देख के साफ साफ बताइए कितना हो रहा है? 0 डिग्री। तो अगर हम स्टैंडर्ड सिचुएशन से कंपेयर करें, थीटा 1 हो रहा है 45 और थीटा 2 कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। पता लगा आपको? बस अब आ जाइए फॉर्मूला डाल देते हैं। ई परपेंडिकुलर निकालना है। ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला वाज के लैम्डा बाय साइन यस 0 डिग्री प्लस साइन कितना? 45 डिग्री। साइन 0 तो 0 होता ही है। अंशिका 0 कैसे? अंशिका इसको स्टैंडर्ड डायग्राम से कंपेयर करिए। जो भी थीटा 1 थीटा 2 का जो डायग्राम था, सोचिए थीटा 2 को सीखो, थीटा 2 यूं था ना, अगर उसको कम करते करते 0 कर देंगे तभी तो ये सीन बनेगा। वो जो मैंने स्टैंडर्ड डायग्राम बना उसे कंपेयर करें, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। आंसर इज के लैम्डा अपॉन √2l। साइन 0 तो 0 हो ही जाएगा, साइन 45 1/√2, ये आंसर आ गया। मुझे कहा जाए कि ई पैरेलल निकालिए। ई पैरेलल चलिए, के लैम्डा बाय अपॉन डिस्टेंस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो बोलिए बच्चों, कोस 0 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा तो के लैम्डा बाय एल तो अपनी जगह है, कोस 0 कितना होता है? 1 और कोस 45 कितना होता है? 1/√2, ये आ जाएगा। तो बड़े आसानी से फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करके हम क्या कर पा रहे हैं? इतने आसानी से हम ई पैरेलल या ई परपेंडिकुलर निकाल पा रहे हैं। अगर दोनों कंपोनेंट मेरे पास आ गए हैं तो अदिति दोनों 45 कैसे होगा पता कैसे लगेगा? अरे भाई ये डिस्टेंस भी एल है और ये भी एल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना ये। और ये तो ये एंगल तो कंफर्म 90 है। तो आपको पता होगा कि ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? 180 90 चला गया, दोनों बराबर होंगे तो 45 45 तो होगा ना। अदिति मिश्रा समझ में आया कि नहीं? पता लगा 45 कैसे हो रहा है? ये भी एल है और ये भी एल है, तो ये और ये दोनों एंगल कितने होंगे? 45। सवाल ये सब कॉमन सेंस की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आइए, जैसे मान लीजिए मुझे कहा जाए ये लॉन्ग वायर है लेमडा वही, और मुझे कहा जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कितनी दूर पर? r दूर पर। और मुझे कहा जा रहा है कि ये एंगल है मान लीजिए कितना? 22 डिग्री और ये एंगल है मान लीजिए 38 डिग्री। यस फाइनाइट। अच्छा मुझे बताएंगे देखिए कैसा वायर दिख रहा है आपको, फाइनाइट या इनफाइनाइट? आंसर दें, कैसा वायर लग रहा है ये, फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट, क्योंकि अगर इनफाइनाइट होता तो एंगल 22 और 38 तो नहीं बनते ना, एंगल तो फिर कुछ और बनते। ऑब्वियसली कैसा दिख रहा है आपको, फाइनाइट या इनफाइनाइट? तुषार फाइनाइट हो रहा है भाई साहब। अगर ये इनफाइनाइट होता तो एंगल क्या 22 38 बनता है या 90 90 बनता? 90 90 बनता यार, कुछ तो दिमाग लगाओ। वेरी गुड। तो फाइनाइट है, मुझे पूछ रहे हैं ई निकालना है। अब बच्चों अगर मुझे ई निकालना है तो आप समझ गए ई का फॉर्मूला क्या होगा? 2k लैम्डा बाय आर और साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। देखिए 22 प्लस 38 बाई 2, 22 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 60, 60 बाई 2 कितना हो जाएगा? 30। तो आप समझ गए 2k लैम्डा बाय आर, तो ये कितना हो गया अपने पास? साइन 30। और साइन 30 कितना होता है? हाफ। माय आंसर इज k लैम्डा बाय आर। k लैम्डा बाय आर कितना आंसर हो जाएगा? k लैम्डा बाय आर। वेरी गुड। क्या बात समझ में आ रही मेरी? सबको बात समझ में आ रही मेरी?
तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं आप लोग कर सकते हैं। समझ में आया सब लोगों को? श्योर? चलिए दोबारा ये सुने, वापस से रिपीट करूंगा मैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हैं। चलिए सब वापस से ध्यान से सुने, पूरा फोकस होकर सुने प्लीज। क्या बात शुरू हुई? लीनियर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बात शुरू की हम लोगों ने। लीनियर वायर में आपके पास दो अलग अलग केस हो सकते हैं। लीनियर वायर आपके पास जो है वो फाइनाइट लेंथ का हो सकता है। ये देखिए, ये लीनियर वायर कैसा था? फाइनाइट लेंथ का था। कैसा था ये? फाइनाइट लेंथ का था। इसकी वजह से कभी कभी एक कंपोनेंट पूछा जा सकता है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। और अगर लॉन्ग वायर का मामला होगा, अगर लॉन्ग वायर का मामला होगा तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, दैट इज सिंपली 2k लैम्डा बाय आर। तो सवाल देख के पता लग जाएगा कि मामला फाइनाइट वायर का है कि लॉन्ग वायर का, हमें अकॉर्डिंगली काम करना है, अकॉर्डिंगली अपनों को प्रोसीजर करना है। क्लियर? फिर मैंने क्वेश्चन शुरू किए। देखिए पहला क्वेश्चन में मैंने क्या लिया, दो लॉन्ग वायर लिए, दोनों का हिसाब आपने किया, सुपरपोजिशन के आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, फाइनाइट वायर लिया और मैंने इस जगह आपसे पी पूछा, लेकिन आपको मैंने एंगल नहीं दिए थे, तो एंगल नहीं दिए तो आपने क्या किया, अपनी जो बेसिक मैथ्स की नॉलेज उससे आप समझ गए कि भाई एक एंगल 45 हो रहा है और दूसरा एंगल 0 हो रहा है, तो आपने बस फॉर्मूलाज में एंगल डाले हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है? और देखिए तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया उसमें मैंने आपसे क्या पूछा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो अपने को ई पैरेलल या ई परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया। और हाँ, ये जो एंगल है ना 22 एंड 38, बहुत अजीब से एंगल है ना। जनरली हम लोग मैथ्स में 30, 60, 45 में डील करते हैं, तो ये एंगल तो हम लोग जानते नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ये एंगल हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हमें 22 और 38 की जरूरत ही नहीं है। जब इनको फॉर्मूला में प्लेस करेंगे, दोनों के सम की जरूरत है। दोनों का सम जो कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, और 60 बन रहा है तो सोल्व करके आंसर आ रहा है k लैम्डा बाय r। हाँ, सेमी इनफाइनाइट हम यूज कर सकते हैं 90 और 0 होने पे, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है? चलिए ये था इसके बारे में, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलो बच्चों ये था एक मेंबर। अगला मेंबर लेते हैं, अगला मेंबर क्या है हमारे पास है, सर्कुलर आर्क। क्या ले रहे हैं हम लोग? आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क, चार्ज्ड आर्क। आप जानते हैं आर्क क्या होता है, सर्कल का जो टुकड़ा होता है, सर्कल का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर आर्क बोलते हैं। तो बच्चों मान लीजिए मेरे पास कोई सर्कुलर आर्क है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताइए आर्क में तो सिर्फ लेंथ होती है ना, तो बोलिए इस पर कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात होगी, यहाँ पर बोलिए कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात होगी? लीनियर, ऑब्वियसली लीनियर चार्ज डेंसिटी। वेरी गुड। अब समझिए, ये देखिए मेरे पास कोई ये सर्कुलर आर्क है और इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लीजिए लैम्डा है। ठीक है? ऑब्वियसली अगर ये आर्क है तो ये कोई ना कोई सर्कल का टुकड़ा होगा, और अगर ये सर्कल का टुकड़ा है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होता होगा, इसकी कोई ना कोई रेडियस भी होती होगी। तो देखिए ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस भी कोई ना कोई जरूर रहेगी। मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, आर। जब भी यस, ये जो सर्कुलर आर्क है इसकी वजह से सेंटर पर कितना माहौल बनेगा ये हमें जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए, ये आर्क है तो जरूर सेंटर पर कोई ना कोई एंगल सबटेंड करता होगा। तो मान लेते हैं ये सेंटर पर अल्फा एंगल सबटेंड करता है। फिर सुने, एक आर्क है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, जिसकी रेडियस कितनी है, आर, और जो अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। हमें यहाँ पर ई कितना बनेगा ये जानना है, टारगेट इज यहाँ पर ई कितना बनेगा ये जानना है। फिर वही तरीका हम क्या करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं और उसको पूरे आर्क के लिए इंटीग्रेट करते हैं, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज 2k लैम्डा बाय r साइन अल्फा बाय 2। जी हाँ, आज के बाद जब भी आर्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। आर्क का क्वेश्चन आप इसी फॉर्मूला से मैनेज करेंगे। आपने को इंटीग्रेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ना तो इतना टाइम आपके पास होता, ना इतना दिमाग उस टाइम चलता है। आपको सीधा रेडीमेड फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है? आर का फॉर्मूला क्या हो गया बोलिए, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। जब भी मुझे आर का न्यूमेरिकल आपसे करवाना होगा, इस फॉर्मूला में रखने के लिए जो जो पैरामीटर्स चाहिए वो आपको दे दी जाएंगे। क्या क्या चाहिए आपको? आई थिंक आपको लैम्डा चाहिए होगा, वो दे देंगे। आपको रेडियस चाहिए होगी, वो दे देंगे। और आपको एंगल भी दे दिया जाएगा, तो फिर आप आराम से आंसर ला सकते हैं। ठीक? चल, अब अगर ये समझ गए तो आइए जरा इनको कुछ क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं, कुछ केस बनाते हैं, स्टैंडर्ड केस। देखो, जब भी मान लीजिए मैं आपको आर्क दूंगा तो आर्क का एंगल में जरूर आपको दूंगा।
लेकिन आप जानते हैं कुछ आर्क तो स्टैंडर्ड होते हैं जिनका एंगल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब, ये देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1/4 आर्क है, ये देखिए बच्चों मेरे पास 1/4 सर्कुलर आर्क है। अब यार अगर ये 1/4 सर्कुलर आर्क है तो ऑब्वियसली हमें कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है, अल्फा कितना हो रहा होगा 90। चौथाई सर्कल कितना एंगल मारेगा सेंटर पे, ऑब्वियसली 90। तो बच्चों रखिए 90, 90 रखिए, कितना आ रहा है यहाँ पे 90 रहेंगे तो 90/2 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2। सो वी आर गेटिंग √2 k lambda by r। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4 सर्कुलर आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा √2 k lambda by r, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा एक बात है कॉमन सेंस से, सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी वो सेंटर पर अवे या टुवर्ड्स होगी। पॉजिटिव आर्क हुआ तो अवे हो जाएगी, नेगेटिव आर्क टुवर्ड्स हो जाएगी, लेकिन कॉमन सेंस से कहाँ होगी, जो एंगल है उसके ठीक बीच में। यानी कि जो भी आर्क है वो जो भी इतना एंगल बना रहा है उस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उसी पे होगी। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है, जैसे ये बाइसेक्टर तो ये हो रहा है 190 तो 45 पे जाएगा, तो अगर ये पॉजिटिव आर्क हुआ तो इस तरफ, सॉरी नेगेटिव आर्क हुआ तो इस तरफ हो जाएगा, और पॉजिटिव हुआ तो ये इस तरफ हो जाएगा। मगर जो भी होगा किस पे होगा, ठीक बाइसेक्टर पे होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये बात समझ में आ रही मेरी। चलिए ये हो गया केस 1 इसके बारे में, अगर मेरे पास 1/4 सर्कुलर आर्क है। और देखिए केस 2, ये देखिए बच्चों मेरे पास सेमी सर्कुलर आर्क है। सेमी सर्कुलर आर्क लेमडा डेंसिटी, यस सेमी सर्कुलर आर्क है, तो ऑब्वियसली सेमी सर्कुलर आर्क है तो हम सब जानते हैं कि ये अल्फा कितना मारेगा 180। हम हाँ बिल्कुल हमेशा बाइसेक्टर भी जाना है, कॉमन सेंस लगाइए। क्या है ये सिमेट्री का ध्यान रखेंगे, तो अगर मान लो 60 एंगल है तो 30 वाली लाइन पे जाएगा, 90 एंगल है तो 45 वाली लाइन पे जाएगा। ठीक है, अल्फा कितना है 180। बच्चों 180 डालिए उस फॉर्मूला के अंदर, देखिए कितना आंसर आ रहा है, ई इज यस 2k lambda by r, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, लिखेंगे ना साइन अल्फा/2 तो साइन 90 बचेगा, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ये आंसर आ जाएगा। और देखिए केस 3, मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंप्लीट सर्कल है। यूनिफॉर्मली चार्ज कंप्लीट सर्कल, अगर ये कंप्लीट सर्कल है तो आप समझ ही गए हैं कंप्लीट सर्कल सेंटर पे कितना एंगल मारता है 360। 360 और 360 मारता है तो आ जाओ, ई इज 2k lambda by r और साइन 360/2, दिस इज साइन 180। और साइन 180 कितना होता है ईशा, वेरी गुड, जीरो, शिवम जीरो होता है, बिल्कुल सही है। तो बोलिए ई कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब ध्यान से सुने, मैंने आपको आर्क के बारे में सारे फॉर्मूला बता दिए हैं, अब हमें इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। चलिए सब लोग कोऑपरेट करें, ध्यान से सुने, वापस से रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला है, यस ध्यान दीजिए। हमें सर्कुलर आर्क दिया जाए, सर्कुलर आर्क का जनरलाइज फॉर्मूला कौन सा है, 2k lambda by r sin अल्फा/2। ठीक बात है, अगर एक आर्क होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन लेंगे और ज्यादा आर्क होगा तो सभी के कंट्रीब्यूशन लेंगे। पॉजिटिव आर्क क्या बोलेगा अवे और नेगेटिव क्या बोलेगा टूवर्ड्स। ठीक बात है, ओके। स्टैंडर्ड आर्क्स पर अगर हम आते हैं तो 1/4 आर्क का फॉर्मूला कितना बनता है √2k lambda by r। हाफ सर्कल का एरिया कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है 2k lambda by r। और फुल सर्कल, फुल रिंग जो अपने सेंटर पे वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, जीरो। ये था फॉर्मूलास के बारे में, फॉर्मूला खत्म। अब कार्यक्रम शुरू करते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन का हमें मैनेजमेंट करना है जिसमें हमें चार्ज मेंबर कैसा होगा, सर्कुलर आर्क के फॉर्म में होगा और हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैनेज करना है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ ले रहा हूं मैं, ध्यान दें। उन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट बना के दिया जेई के अंदर, एक सेमी सर्कुलर आर्क है बच्चों, ये जैसा कि आपको दिख रहा है सेमी सर्कुलर आर्क है ये। उन्होंने इस तरह का सीन दिया था, इतने पोर्शन में था प्लस लेमडा और इतने पोर्शन में था माइनस लेमडा, बाकायदा यहाँ पे पूरा डेकोरेशन हो रखा था एग्जाम में। ये देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कुलर आर्क है और मैं यहाँ पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। सुन रहे हैं आप लोग, हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। ये सीन है हमारे पास, सेमी सर्कुलर आर्क है, लेकिन आप देखिए पूरे आर्क में आधे पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज है और आधे पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज है। आप देख रहे हैं इधर वाले पोर्शन पे, यस इधर वाले पोर्शन में क्या है प्लस लेमडा, उधर वाले पोर्शन में क्या है माइनस लेमडा। तो ध्यान दीजिए, दिखने में ये हाफ सर्कल है, लेकिन मैं इसको एक हाफ सर्कल ट्रीट नहीं करने वाला,
हम इसको एक हाफ सर्कल ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करना पड़ेगा, इसको दो 1/4 सर्कल ट्रीट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जो इतना पोर्शन है इतना, ये क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस लेमडा वाला 1/4 सर्किल, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा वाला 1/4 सर्किल। तो मेरी नजर में आज यहाँ एक मेंबर है कि दो मेंबर है, दो मेंबर है, एक प्लस लेमडा वाला 1/4 सर्कल और एक माइनस लेमडा वाला 1/4। तो फिर क्या दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, यस। प्लस लेमडा वाला क्या बोलेगा, अवे, अवे में कितना बोल रहा है ये, √2 के लेमडा बाय आर, इसकी रेडियस आर दी हुई है, ठीक है ना, इसकी रेडियस जो है वो हमें आर दी हुई है, रेडियस आर है। चलिए, तो क्या हो गया, पॉजिटिव आर क्या बोल रहा है, अवे, अवे में कितना लेना पड़ेगा, √2 के लेमडा बाय आर। अब आप देखिए जो माइनस वाला है वो क्या बोलेगा, अवे या टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स में कितना बोलेगा वैल्यू, वही √2 के लेमडा बाय आर, √2 के लेमडा बाय आर, √2 के लेमडा बाय आर हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे सामने तैयार, और कॉमन सेंस से शायद हम जानते हैं कि ये एंगल कितना हो रहा होगा, 90 डिग्री। दो वेक्टर इक्वल वैल्यू 90 डिग्री, कम ऑन, कितना टाइम्स, दो वेक्टर इक्वल वैल्यू 90 डिग्री, कितना टाइम्स हो गया, √2 टाइम्स। निश्चित रूप से नेट फील्ड इधर आएगा, नेट फील्ड कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ √2 के लेमडा बाय आर। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया भाई, 2 के लेमडा बाय आर। ओवरऑल आंसर इज 2 के लेमडा बाय आर। समझ में आया। इस सवाल की स्पेशल बात यही है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नोटिस करना चाहिए, दिखने में ऐसा लग रहा था कि एक सेमी सर्कल था, मैं उसको एक सेमी सर्कल ट्रीट नहीं किया हूं। हाँ, अगर पूरा ही पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो एक सेमी सर्कल मानता, पूरा ही नेगेटिव नेगेटिव होता तो एक सेमी सर्कल मानता, मगर कुछ प्लस था और कुछ माइनस था, इसलिए मैंने इसको दो अलग अलग मेंबर मान के सुपर पोजिशन के बेस पे आंसर बनाया। समझ में आया है, वेरी गुड। डिफरेंस देखिए, अपने नीट में क्वेश्चन था अभी ये 2-3 साल पहले क्वेश्चन, ये देखिए नीट का जो अपना क्वेश्चन था बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ उन्होंने अपना, वही तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो भी दिया, डायग्राम बना के दिया उन लोगों ने, साथ में उन्होंने इस तरह से एक रिंग दिया, एक आर्क दिया, इट वाज हैविंग प्लस लेमडा एंड द रेडियस वाज आर, ये सीन उन्होंने दिया, और हमसे पूछा कि ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में नोटिस करें कि क्या है, ये एक सेमी सर्कल है ना, और जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है पूरे ही सेमी सर्कल पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, पूरे ही सेमी सर्कल पर डेंसिटी कितनी है, प्लस लेमडा। तो क्या माने इसको, दो मेंबर या एक ही मेंबर, बोलिए, दो मेंबर या एक ही मेंबर, एक मेंबर, वेरी गुड अमन, एक मेंबर हो गया, और एक मेंबर भी कैसा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये सेंटर पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, टुवर्ड्स या अवे, पॉजिटिव है तो क्या चिल्लाएगा, अवे, अवे है तो बच्चों आई थिंक, अवे है तो मेरे ख्याल से ये इस तरह से देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा ये, यस, एक हाफ सर्किल कितना देने वाला है, 2 के लेमडा बाय आर, यानी कि इस पूरे सेमी सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 2 के लेमडा बाय आर ये वैल्यू होगी। अब मजे की बात यह है कि अपने एग्जाम में जब एक क्वेश्चन था तो वहां पर चारों ऑप्शन विद वेक्टर थे, कुछ सबके साथ कुछ आई जे के वगैरह लगा हुआ था। आप इस डायग्राम में देख के बताइए कि अगर मुझे इसको इलेक्ट्रिक को वेक्टर में लिखना है तो क्या लिखा जाए, 2 के लेमडा बाय आर, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है, मुझे इसके साथ डायरेक्शन अटैच करनी है, क्या दिख रहा है डायरेक्शन आपको, शाबाश, आई या माइनस आई, या जे या माइनस जे, क्या दिख रहा है, माइनस आई, वेरी गुड, सबको क्लियर दिख रहा है, दैट इज माइनस आई। तो एग्जाम में बच्चों अपना आंसर था ये वाला। तो देख रहे हैं कितना आसानी से सारा काम हो रहा है, कहीं कोई ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, एकदम बिल्कुल बेसिक पे काम करना है अपने को, यस। जैसे सेमी सर्कल देखा तो आंसर 2 के लेमडा बाय आर, डायरेक्शन का रोल हो गया, पॉजिटिव था तो क्या बोल दिया, अवे, फट से आंसर बोल के आंसर ला सकते हैं, कर सकते हैं बेटे, कर सकते हैं ना, वेरी गुड। तो इस तरह के जो आर्क वाले क्वेश्चन है वो अक्सर हमारे एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, सब लोगों को बहुत अच्छे से इनको मैनेज करना आना चाहिए, कर लेंगे। चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये क्वेश्चन जेई में और नीट में दोनों में आ चुका है, जेई और नीट में, और इस क्वेश्चन से आपकी फिर कुछ नॉलेज बढ़ने वाली है, ध्यान दीजिए। यस, मुझे बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, और रिंग के साथ ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, क्यू कोमार, क्यू कोमार का मतलब मैं क्या समझू, क्यू चार्ज रिंग के ऊपर कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक बात है, ओके। अब हमसे कह रहा है कि इफ स्मॉल एलिमेंट डीएल is cut and removed then
ई सेंटर पता करना है ड्यू टू रिमेनिंग रिंग, ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। ये सवाल हुआ। चीजों को अच्छे से समझते हैं, डायग्राम में समझाता हूं। आइए, ये देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिंग है, ठीक है, और ये जो रिंग है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, क्यू चार्ज है, तो सब बोला ही हुआ है, क्यू और आर इसकी डिटेल है। ओके, इस रिंग में से हमने क्या किया, ये देखिए, यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी बताई एग्जाम ने, डीएल, बोल दिया कि छोटा सा एलिमेंट काट के निकाल दिया। अगर छोटा सा एलिमेंट काट के निकाल देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, कंप्लीट रिंग बचेगा या टूटा हुआ रिंग बचेगा, टूटा हुआ रिंग बचेगा। तो मुझे पूछ रहे हैं कि बताइए वो जो बाकी रिंग बचेगा उसकी वजह से यहाँ सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूछा जा रहा है। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया। पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते हैं सेंटर पे कितना होता है, 0, अब ये भी पढ़ा था। ये देखिए, ये देखिए क्या पढ़ा था, पूरे रिंग की वजह से सेंटर पे कितना होता है, 0। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ने वाले हैं। पूरे रिंग की वजह से 0 है, ई रिंग सेंटर पे कितना होता है, 0। सही बात है। कहां पर है सारी बात, कहां पे, और सेंटर पे, सेंटर पे ई रिंग कितना होता है, 0। अब आप चाहें तो मैं रिंग को दो पार्ट में बांट लूं। कौन से दो पार्ट, ई डीएल पार्ट प्लस ई रिमेनिंग पार्ट, दैट ऑल शुड बी 0। आपने कहा कि पूरी रिंग का 0 है, और अगर अगर रिंग में से मैंने डीएल टुकड़ा हटा दिया तो मेरे पास क्या हो गया, रिंग किसमें बदल गई, डीएल टुकड़े में और रिमेनिंग पार्ट में। तो अगर पूरी रिंग का 0 है तो डीएल पार्ट और रिमेनिंग पार्ट का सुपर क्वेश्चन मिला के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और बच्चों अगर ये 0 होगा तो हमें तो एग्जाम में सिर्फ क्या पूछा गया, ई रिमेनिंग पार्ट, वो क्या हो रहा है, यहां से माइनस ऑफ ई डीएल, ये हो रहा है। और ये हो रहा है तो आप देखिए कि साफ साफ पता लग रहा है, ये हमें क्या सिखा रहा है ये लाइन, जो रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैल्यू में डीएल पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक बराबर होगा, और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होगा। एग्जाम में केवल और केवल, एग्जाम में केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात थी, तो अगर हम समझें तो ई रिमेनिंग वैल्यू में किसके बराबर हो गया, ई डीएल के बराबर हो गया। तो अगर मैं कहीं से डीएल एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले आऊं तो क्या वही रिमेनिंग पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, यस। तो चलो करते हैं, आइए काम शुरू करें। आप देख रहे हैं डीएल को एग्जामिनर ने क्या बोला, स्मॉल एलिमेंट। बॉस अगर ये वाकई में स्मॉल एलिमेंट है तो मुझे लगता है हम इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और बॉस अगर पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो जरा सोचिए, एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के पॉइंट चार्ज का चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगा। और इसको प्रोसेस कर लेते हैं, चलिए। के और आर स्क्वायर तो अपनी जगह है, डी क्यू, डी क्यू क्या हो गया, इस डीएल का चार्ज, डीएल का चार्ज क्या होगा जरा देखिए, क्यू चार्ज 2 पाई आर पे बटा हुआ है, क्यू चार्ज 2 पाई आर पे बटा हुआ है, यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, क्यू अपॉन 2 पाई आर। और हमारे एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डीएल, डीएल। तो बोलिए क्या बातों बातों में हमारे पास हमारे एलिमेंट का चार्ज जमा हो गया, यस, ये एलिमेंट का चार्ज आ गया, और उसको हम पॉइंट चार्ज मान रहे हैं। मेरे कहने से नहीं मान रहे, क्यों मान रहे हैं, बिकॉज दिस डीएल इज वेरी स्मॉल सेक्शन, एंड इफ इट इज रियली स्मॉल सेक्शन सो वी शुड ट्रीट इट एज अ पॉइंट चार्ज। एंड कल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो लगा दिया के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो फाइनली यू आर गेटिंग के क्यू डीएल अपॉन 2 पाई आर क्यू। मेरे ख्याल से ये डीएल पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और लॉजिकली जो डीएल पार्ट का अकेले का इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वही रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यस, यही वही बिल्कुल रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सर ये लास्ट स्टेप फिर से समझा दीजिए। सूरज थोड़ा ध्यान दो भैया, फोकस करो चीजों पे। यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के, ये हो गया के, ये हो गया चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें यहां से चार्ज के लिए लिखनी है, चार्ज। आप समझिए चार्ज कैसे निकाला मैंने, कि क्यू चार्ज किस पे फैला हुआ था, 2 पाई आर पे। क्यू चार्ज किस पे फैला हुआ था, क्यू चार्ज किस पे फैला हुआ था, 2 पाई आर पे। तो यूनिट ले एक तरह से लेमडा ये हो गया ना इसका, तो फिर लेमडा इंटू डीएल किया तो क्या हो जाएगा, उसका चार्ज आ जाएगा 2 पाई आर, हाँ बिल्कुल सही है, 2 पाई आर पे फैला हुआ था। तो फिर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हुआ, चार्ज अपॉन 2 पाई आर, ये चार्ज है यूनिट लेंथ पे, और हमारे टुकड़े की लेंथ कितनी है, डीएल, तो उससे मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है सूरज।
चलिए, अच्छा ध्यान दें, क्या सबको दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कैलाश दिखाई नहीं दे रहा है, सबको दिख रहा है बच्चों? भाई कैलाश आप अपना कनेक्शन चेक करो बेटे यार, सबको दिख रहा है, सुनने में भी आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है अभी तक। अच्छा ध्यान दें, अपने एग्जाम में जब ये क्वेश्चन था तो वहां पर ये क्वेश्चन ये नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिंग की रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। तो रिंग की रेडियस के साथ क्या रिलेशन दिख रहा है? 1/r³, 1/r³। क्लियर है सबको? चलिए, तो बच्चों था आर्क को लेकर क्वेश्चन के बारे में, आई होप आपको ये आर्क वाले मामले भी समझ में आ गए होंगे। क्लियर है, कंफर्टेबल है आप लोग? चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं, अगला मेंबर लेते हैं। 3 मेंबर हो गए, ध्यान रहे, गिनते रहना। पहला मेंबर क्या था? पॉइंट चार्ज, वो निपट दिया। दूसरा मेंबर क्या था? लीनियर वायर, लीनियर चार्ज, वो निपटा दिया। तीसरा क्या था? सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर में बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हमने निपटा दिया। नाउ अब आते हैं फोर्थ मेंबर पे। फोर्थ मेंबर क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। आइए सीन समझते हैं। जैसे मानिए कोई रिंग है और इसकी डिटेल है क्यू और आर, इसका मतलब क्या हो गया? इस पर क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज इस पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आइए बात समझते हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी? सेंटर। ऑब्वियसली आप जानते हैं ये इसकी क्या हो जाएगी? एक्सेस। क्या हो जाएगी बच्चे? इसकी एक्सेस हो जाएगी, सही बात है। अब ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसकी वजह से किसी भी एक्सियल पॉइंट पर कितना फील्ड बनेगा ये हमें जानना है। कहां पर जानना है? एक्सियल पॉइंट। तो मान लेते हैं सेंटर से एक दूर पर बच्चों में कोई पॉइंट है और यहां हमें जानना है कि ई कितना होगा, यानी कि हम कहां पे स्टडी करने जा रहे हैं? ई एक्सियल। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? ई एक्सियल कितना होगा। क्या केस समझ में आया है? केस समझ में आ रहा है सब लोगों को? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, क्यू चार्ज आर रेडियस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और हमें उस रिंग के कारण सेंटर पे नहीं, पूरे एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमें जानना है। तो एक तरह से हमें क्या जानना है? ई एक्सियल जानना है, वो मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिया है, ई एक्सियल हम लोगों को जानना है। देखिए ऐसे, तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ध्यान होगा 12th में हम लोग इसका डेरिवेशन करते थे, उसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। फिर उसमें से वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होते हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट क्लास फॉर्मूला तैयार होता है। और वो फॉर्मूला होता है ई एक्सिस के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ बच्चों, ई एक्सिस यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से सेंटर एक्सियल पॉइंट पे कितना फॉर्मूला, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसमें सब चीजों से पहचान कर ले आप लोग। के तो वही अपना 9 × 10⁹ हो जाएगा। क्यू क्या है? रिंग का चार्ज। आर क्या है? रिंग की रेडियस। और एक्स क्या है? रिंग से कितनी दूर पर, रिंग से कितनी दूर पे आप स्टडी कर रहे हो वो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, किसके लिए? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के बारे में। क्लियर? अब जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्मूला तो आपने सीख लिया। एक बात है, अगर मुझे ये फॉर्मूला वेक्टर में लिखना हो तो ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? एक्स वेक्टर। बात वही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। एक क्या है? प्लेन फॉर्मूला, और दूसरा क्या है? वेक्टर फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? चलिए इस तरह से हम लोगों ने काम करना है। बच्चों ये था रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब नोटिस करिए, जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? क्या वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है? यस। और एक्स पर डिपेंड कर रहा है मतलब रिंग यहाँ है तो ये रिंग है, यहाँ सब जगह एक्स की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। अगर सब जगह एक्स की वैल्यू अलग अलग है, सब जगह एक्स अलग अलग, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? अलग अलग हो गया। तो हम समझ गए कि रिंग के कारण यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक वैल्यू सेम थी, अलग अलग होगी। तो बस हम समझ गए कि ई की वैल्यू एक्स के साथ साथ चेंज हो रही है, ई की वैल्यू एक्स के साथ साथ चेंज हो रही है। तो मुझे ई और एक्स में कैसा वेरिएशन है वो जानना है। तो ऐसा करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। आइए, किसकी तैयारी चल रही है? ई एक्सिस वर्सेस एक्स। क्या बनाना चाह रहे हैं हम लोग? ई और एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। अब ध्यान दें, अगर मैं इस फॉर्मूला को अच्छे से देखता हूं, ये जो फॉर्मूला अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं, मैं ई और एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। ई और एक्स में कोई डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिलेशन तो नहीं है ना? मेरे ख्याल से ये जो रिलेशन है बच्चों, ये कोई स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, पैराबोला भी नहीं है, हाइपरबोला भी नहीं है,
यार ये कोई स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं है, और क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं है तो मैं चाहकर भी डायरेक्ट ग्राफ नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ग्राफ बनाना है। मैं चाहकर भी डायरेक्ट ग्राफ नहीं बना पा रहा हूँ, तो ग्राफ तो बनाना है यार। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये जो मुश्किल सा फॉर्मूला है ना, अजीब सा, इसको थोड़ा सा आसान आसान बनाते हैं। इतना आसान बनाए ताकि हम ग्राफ प्लॉट कर पाए। तो चलो करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, 8 सेंटर, रिंग के सेंटर पर अगर हम पिछले डायग्राम को ध्यान से देखें, रिंग के सेंटर पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉर्मूला में लगा के देखिए, ई सेंटर कितना तैयार होके आ रहा है, 0। कितना आ रहा है, 0। बिल्कुल पवन, 0 आ जाएगा। ईशा बिल्कुल सही बात है। दूसरा, नियर बाय पॉइंट्स, नियर बाय पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, एक्स इज लेस देन आर। नियर बाय पॉइंट का मीनिंग देखिए था, अगर अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अगर अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट रिंग के काफी पास में है, बहुत नजदीक में है तो क्या होगा, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। ये देखिए, नियर बाय पॉइंट यानी कि एक्स इज वेरी वेरी लेस। तो क्या करें, जो अपना एक्सप्रेशन है इसमें से एक्स को नेग्लेक्ट कर दें। बच्चों अगर आप इसको, ये देखो, यहाँ ध्यान दो, अगर आप एक्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे नीचे, आर क्यूब। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ई नियर, ई नियर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बच्चे, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू एक्स आ जाएगा। और ये आ जाएगा तो आप देख सकते हैं क्या चल रहा है, ये क्या, ये ई प्रोपोर्शनल टू एक्स चल रहा है, अपने आप आ रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स चल रहा है। पता लग रहा है सब लोगों को, चलिए वेरी गुड। थर्ड, फार अवे पॉइंट्स, फार, हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो काफी दूर में है। काफी दूर में मतलब क्या हो गया, एक्स इज मोर देन आर, एक्स इज मोर देन आर। तो चलो इस बार किसको नेग्लेक्ट करें, एक्स को कि आर को, आर को। एक्स को नहीं करना है, आर को नेग्लेक्ट करेंगे। आओ जरा देखिए इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में नोटिस करिए, यहाँ नीचे से आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, नीचे एक्स क्यूब बनेगा, और ऊपर एक्स है और नीचे एक्स क्यूब है, तो काट पीट के क्या बन जाएगा, ओब्वियसली नीचे एक्स स्क्वायर रह जाएगा। तो ई फार, ई फार कितना तैयार हो रहा है बच्चे, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर हो रहा है, और आप देख रहे हैं ये हो रहा है, तो अब क्या चल रहा है, क्या ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर चल रहा है, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अपना जो ओरिजिनल फॉर्मूला था ना इनके बारे में, वो थोड़ा सा मुश्किल सा फॉर्मूला था, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2। मैं डायरेक्ट उसका ग्राफ बना ही नहीं पा रहा था, तो मैंने इस फॉर्मूला को अलग अलग कंडीशन के साथ थोड़ा थोड़ा मोल्ड कर लिया, आसान कर लिया। कैसे कर लिया, ये देखिए, सेंटर पे क्या हुआ, आपने कहा सब फील्ड 0 है, फॉर्मूला में डाला। नियर बाय पॉइंट पे क्या रहा, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स। आई थिंक ई प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ तो हमें खूब बनाना आता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, फार अवे पॉइंट पे क्या हो गया, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। आई थिंक इसका ग्राफ भी हमें बनाना आता है। कैसा ग्राफ बन जाता है इसका, पता है इस तरह का। तो आप देख रहे हैं मेरा काम हो रहा है, मैंने अपने फॉर्मूला को थोड़ा आसान 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 बना लिया है ताकि हम लोग काम कर पा रहे। ठीक बात है, ये हो जाएगा। अब एक बात नोटिस करिए, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स यानी क्या हो गया, कि पहले तो ये बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, और बाद में 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी कि ये ग्राफ। जरा सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फिर कम होने लगा। कॉमन सेंस लगाएं, कोई चीज बढ़ते 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 अचानक कम होने लग जाए, कोई चीज बढ़ते बढ़ते अचानक कम होने लग जाए, जहां टर्निंग पॉइंट होगा, जहां वो पलटी मारा है, वहां क्या हो रहा होगा, क्या मैक्सिमम वैल्यू हो रहा होगा। यस, तो ये जो बिहेवियर है इसको देख के हम समझ गए हैं क्या, रिंग से कोई ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ऐसी जरूर है जहां पर क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। तो आई थिंक हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाहिए, कहां पे बन रहा है। तो आइए, फॉर ई मैक्स, फॉर ई मैक्स किसकी तलाश कर रहे हैं, ई मैक्स की तलाश कर रहे हैं। अब आइए फॉर ई मैक्स क्या किया जाए बच्चे, आपने याद है मैक्सिमम मिनिमम हम लोग पढ़ते हैं, वापस आइए इधर, ये देखिए ई जो है, ई जो है वो एक्स का फंक्शन है। मुझे एक्स की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ई का वैल्यू क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो आई थिंक हमें मैक्सिमम मिनिमा टूल को यूज करना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमा टूल में हम क्या करेंगे, इसको ई को वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। आइए फॉर ई में एक्स क्या किया जाए बच्चे, डी बाय डी एक्स करके 0 के बराबर कर दें। तो बच्चों अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है एक्स बराबर आर बाय रूट 2। क्या मिलता है, एक्स बराबर आर बाय रूट 2। इसका मतलब क्या हो गया,
x बराबर r/√2 वो लोकेशन है जहां पर इलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होता है। क्लियर? वापस सुने, रिंग के बारे में सारी जानकारी हमारे पास आ गई है। रिंग का ओरिजिनल फॉर्मूला आप जान रहे हैं, KQX/R²x²/3/2। सेंटर पे आप जान गए 0 है। नियर बाय पॉइंट पे आप जान गए कि प्रोपोर्शनल टू x चल रहा है, स्ट्रेट लाइन। और आपको पता लग गया स्ट्रेट लाइन तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहां पे होगा, r/√2 पे पता लग गया। और r/√2 पे मैक्सिमम होगा तो उसके बाद क्या होगा, बढ़े जाएगा या कम होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा। किस रिलेशन के हिसाब से, 1/x² के हिसाब से। क्लियर है? अब क्योंकि सारी जानकारी इकट्ठी हो गई तो चलो अब इसका ग्राफ बना देते हैं इसका। चलिए, ग्राफ बनाने के पहले एक विशेष बात ध्यान दें। इधर देखिए सब बच्चे, मान लीजिए रिंग अभी पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक कैसा हो रहा है, अवे। और इस साइड पे इलेक्ट्रिक कैसा होगा, अवे। नोटिस करें कि इधर का अवे और इधर का अवे, दोनों अवे हो गया, लेकिन दोनों साइड डायरेक्शन सेम है कि जस्ट अपोजिट है। दोनों साइड में रिंग इधर भी अवे और इधर भी अवे, तो इधर का अवे और इधर का अवे सेम डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। और बॉस, अगर ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। वही कल वाली बात हो गई, अगर आप राइटवर्ड फील्ड को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं तो लेफ्टवर्ड फील्ड को नेगेटिव ट्रीट करना पड़ेगा, वो यहां करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिंग की वजह से अगर इधर का फील्ड पॉजिटिव है तो इधर का फील्ड क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। इधर का फील्ड पॉजिटिव है तो इधर का फील्ड क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। वही कल वाली बात हो गई। तो इस स्टेटमेंट का जवाब दीजिए, मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। यस, रिंग के कारण दोनों तरफ फील्ड पॉजिटिव होता है, रिंग के कारण दोनों तरफ फील्ड नेगेटिव होता है, रिंग के कारण फील्ड एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होता है। बोलिए, आंसर दीजिए, कौन सा लाइन सही है। फिर सुन लीजिए, रिंग के कारण फील्ड दोनों तरफ पॉजिटिव होता है, दूसरा दोनों तरफ नेगेटिव होता है, तीसरा एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव होता है। क्या आंसर है आपका, क्या आंसर है? अरे भाई लोग आंसर दो कुछ। अरे आवाज आ रही मेरी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, देखो शायद आवाज नहीं जा रही उधर यार, कुछ हाँ, कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा, माइक को करके वापस रिप्लाई भी नहीं आ रहा। पूछा मुझसे बोल के, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? पूछा मैंने, रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या हुआ, सिस्टम हैंग हुआ है क्या? तो इससे आ जाती है। कितनी देर से चल रहा था, रिफ्रेश कर। कहाँ से? चलिए सुने, वेरी गुड। तो मैं कह रहा था कि हम लोगों का ग्राफ बनाने का, तो अभी क्या बात चल रही थी, ये रिंग है बच्चों, मुझे आंसर दीजिए जल्दी से। अब आंसर दीजिए, ये रिंग है, दोनों तरफ फील्ड पॉजिटिव होगा, दोनों तरफ नेगेटिव होगा, या एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव होगा? वेरी गुड, थर्ड आंसर, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, वैल्यू के चक्कर में या डायरेक्शन के चक्कर में? ऐसा क्यों हो रहा है, वैल्यू की वजह से या डायरेक्शन की वजह से? शाबाश, डायरेक्शन की वजह से।
क्योंकि यार इस रिंग की वजह से अगर यहाँ फील्ड की वैल्यू 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, मगर एक तरफ होगा +5 और एक तरफ होगा -5। काहे का लफड़ा है? वैल्यू का कि डायरेक्शन का? डायरेक्शन का लफड़ा है। वेरी गुड। तो अगर आप ये समझ गए तो फिर मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, रिंग के एक तरफ का फील्ड अगर मैं पॉजिटिव में बनाता हूं यानी ऊपर में बनाता हूं, तो रिंग के दूसरी साइड का फील्ड मुझे नेगेटिव में यानी कि नीचे तरफ बनाना चाहिए। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ग्राफ बनाने की कोशिश की जाए। आइए बच्चों, ये देखिए, ये मान लीजिए ई वाला एक्सिस है, तो ये ऊपर तो प्लस ही हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? ये माइनस ही हो जाएगा। अगर मैं रिंग के एक साइड ग्राफ बना रहा हूं तो रिंग के एक साइड में ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये आप देख रहे हैं, ये कितना हो गया? r/√2। वही मामला है, सेंटर पे बिल्कुल जीरो था शुरुआत में, सेंटर बिल्कुल जीरो था शुरुआत में। क्या हुआ? E∝x, ई r/√2 पे क्या हो गया? क्या ये ई मैक्स हो चुका है? यस। और उसके बाद क्या चल रहा है? उसके बाद 1/x² सब घटेगा। और आप देखिए रिंग में एक साइड मैंने कहा बना दिया? ऊपर में बना दिया। तो रिंग के दूसरी साइड में कहां बनाए? ऊपर में या नीचे में? बोलिए, रिंग के दूसरी साइड का ग्राफ कहां बनाया जाए? ऊपर या नीचे में? नीचे में। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, नीचे में बनेगा वो। तो ग्राफ तो बच्चों लगभग ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे की साइड बनेगा। और नीचे की साइड क्यों बनाया वो? क्या कुछ वैल्यू का प्रॉब्लम है या डायरेक्शन का लफड़ा है? डायरेक्शन का लफड़ा है, इसलिए वो इस तरह से बनेगा। क्लियर है? वेरी गुड। सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये था रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हाँ, वेरी गुड प्रिंस, दिशा का लफड़ा है। हाँ चलिए, ये था रिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन खत्म। अब करते हैं कार्यक्रम शुरू। रिंग को लेकर के किस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं, जरा वो शुरू करते हैं। शुरू किया जाए भाई लोग, स्टार्ट करें। चलिए, ये देखिए एक क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, भी डायग्राम में दिखा दूंगा मैं। 8 नियर बाय पॉइंट्स, 8 नियर बाय पॉइंट E 0 है, देन रिलेशन बिटवीन चार्जेस के में रिलेशन क्या है? सीन समझिए आप पहले तो, ताकि सवाल समझ में तभी आएगा आपको। ये एक रिंग है बच्चों, और ये एक और रिंग है। दो रिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों रिंग कहाँ दिख रही है आपको? पेपर के प्लेन में या पेपर के प्लेन से परपेंडिकुलर? दोनों पेपर के प्लेन से परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे। दोनों कॉमन सेंटर दिखेगी आपको, और दोनों कॉन्सेंट्रिक है, तो ऑब्वियसली दोनों का जो एक्सिस होगा वो भी कैसा होगा? अलग होगा कि सेम ही होगा? दोनों एक्सिस कैसा है? सेम है। और हाँ, एग्जाम में हमें क्या क्या दिया हुआ है इसके अलावा? हमें दिया हुआ है कि पहली जो रिंग है इसका रेडियस है r, और जो दूसरी रिंग है बच्चों, दूसरी, इसका रेडियस था 2r। सुन रहे हैं आप लोग? पहले रिंग का रेडियस कितना है? r, और दूसरी रिंग का रेडियस कितना है? 2r। पहली रिंग का चार्ज कितना है? q1, और दूसरी रिंग का चार्ज कितना है? q2। सुन लिया आप लोगों ने? सवाल ने हमसे कहा है कि नियर बाय पॉइंट पर, नियर बाय, सवाल ने कहा है नियर बाय पॉइंट पर, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बोल रहे हैं कि दोनों रिंग के चार्जेस में क्या रिलेशन होगा? तो आइए कर लेते हैं, क्या रिलेशन होगा। मुझे बताएंगे यहाँ पर कौन इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रहा होगा, एक रिंग या दोनों रिंग? दोनों रिंग। आई थिंक ये जो लोकेशन, ये लोकेशन, ये तो आई थिंक दोनों का ही, ये लोकेशन दोनों का ही एक्सियल पॉइंट है, और दोनों का ही एक्सियल पॉइंट है, तो रिंग 1 भी कंट्रीब्यूट करेगी और रिंग 2 भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो जरा सोचिए, यहाँ पर दोनों अपना फील्ड भेजेंगे, तो E1 प्लस E2 दोनों पहुंचेंगे, और दोनों का मिला के नेट कितना चाहिए आपको? 0 चाहिए। चलिए, E1 मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है? x डिस्टेंस है, ठीक है। तो आओ जरा, अगर ये x डिस्टेंस है तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, मुझे बताएं कौन सा फॉर्मूला लगाए हम लोग, मुझे बताएं कौन सा फॉर्मूला लगाए हम लोग, ओरिजिनल वाला या नियर बाय वाला? जल्दी बोलिए, ओरिजिनल या नियर बाय? वेरी गुड शेयर, नियर बाय फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों लगेगा? क्योंकि सवाल ने कहा है कि सवाल किस बारे में है? नियर बाय। तो हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला पे जाने की जरूरत नहीं, नियर बाय लगा। नियर बाय फॉर्मूला के Q1 अपॉन, क्या था नियर बाय फॉर्मूला? R³ इंटू एक्स, ये तो रिंग 1 का हो जाएगा, प्लस दूसरी रिंग का नियर बाय फॉर्मूला के Q2 अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी थी? 2r,
और डिस्टेंस वही x, इट ऑल शुड बी 0। तो बस काट पीट करके देख लीजिए कितना आ रहा है आंसर, बताइए मेरे को, आंसर बताएं कितना आंसर आ रहा है। एग्जाम में आंसर ये था, चेक करें फटाफट से। Q2 वाज 8Q1, नहीं भाई साहब -8Q1 माधव, Q2 वाज -8Q1, चेक करें अच्छे से। हाँ वेरी गुड शिवम, सही आंसर है। वेदांका भी सही आंसर है, तमन्ना प्रशांत सब सही आंसर है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। चार्ज रिंग, चार्ज रिंग उसकी रेडियस r है, चार्ज रिंग की रेडियस पता करनी है, और गिवन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाय x1 डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर x2 डिस्टेंस। क्वेश्चन समझिए पहले, एक चार्ज रिंग मेरे पास है, उस रिंग की वजह से नियर बाय x1 दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और फार अवे x2 दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है, ये हमें सवाल ने दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि रिंग की रेडियस कितना होगी, आओ चेक करते हैं। यस, हाँ जी, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देख रहे हैं आप लोग, भाषा से पता लग रहा है। आई थिंक पहले ये तो नियर बाय फॉर्मूला लग जाएगा, और दूसरा मामला कहाँ का है, फार अवे का, तो फार अवे का फॉर्मूला लग जाएगा। वेरी गुड आशीष। तो आइए, नियर बाय का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू x1, ये हो गया नियर बाय का फॉर्मूला। x1 डिस्टेंस पर नियर बाय का फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। इट इज इक्वल टू फार अवे डिस्टेंस x2 पर, फार अवे के लिए क्या फॉर्मूला था अपने पास, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, कितना आएगा बच्चे, के क्यू बाय डिस्टेंस कितनी है, x2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आप देखिए, हमसे जो कहा गया उस कंडीशन को मैनेज कर दिया, x1 दूर पर नियर बाय का फॉर्मूला लगा दिया, और x2 दूर पर फार अवे का फॉर्मूला लगा दिया, और सवाल ने कहा कि दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिया। अब बराबर करने के बाद क्या है, अपने को रेडियस निकालनी है, तो फालतू बातें काट दी जाए, के क्यू और के क्यू तो कट जाएगा, तो आर क्यूब बराबर क्या आ रहा है बच्चे, x1 और x2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है अपने पास। तो हमें तो r चाहिए ना, r, तो r कितना हो जाएगा, दैट विल बी x1 x2 स्क्वायर और इस कप का क्यूब रूट, यानी कि उस रिंग की रेडियस कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये सब पता लग रहा है? वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, ये आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए, ये सब रिंग के बारे में था, तो मैं रिंग की बात भी अब क्लोज करना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। यस, अभी रिंग के बारे में कंक्लूड करता हूँ वापस, ध्यान से सुन अच्छे से। ये कोई रिंग है, ये कोई मान लीजिए रिंग है, रिंग के कारण हमें कहाँ पे स्टडी करना था, एक्चुअल पॉइंट पर। रिंग का ओरिजिनल फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन आपको नियर बाय और फार अवे का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। नियर बाय का क्वेश्चन होगा तो नियर वाला फॉर्मूला लेंगे, फार अवे की बात होगी तो फार अवे फॉर्मूला लेंगे, और कुछ नहीं कहा जाए तो फिर हम जनरलाइज जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ले लेंगे। तो उन सबको यूज करके क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। कभी हमारे क्वेश्चन में एक मेंबर है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे, और कभी ज्यादा मेंबर होंगे तो दोनों का, तीनों का, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर के सुपरपोज किया जाएगा। इस तरह से मैं चारों मेंबर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज करता हूँ। अब आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दें हमारी बातें क्या चल रही थी, जरा ये जरा, आपको याद है मैंने कहा था कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाना शुरू किया आप लोगों को। बच्चों, हमें अलग अलग 8 मेंबर के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने थे, उसमें से 4 मेंबर हो चुके हैं। कौन कौन सा, एक हो गया पॉइंट चार्ज, दूसरा हो गया लीनियर चार्ज, तीसरा हो गया आर्क, एंड चौथा हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। 4 मेंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 4 मेंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड और पढ़ना है हम लोगों को। ध्यान दीजिए, तो अगले 4 मेंबर कौन है, प्लेटें हैं और स्फीयर वगैरह है। और आपने तो 12th में पढ़ा होगा, प्लेटों और स्फीयर वगैरह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गॉस थ्योरम की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। किससे, गॉस थ्योरम से। और गॉस थ्योरम तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी हम उन बाकी चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी चारों चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस करेंगे। तो फिर सुन लीजिए, मुझे 8 मेंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाना था, पूरा प्लान होना चाहिए दिमाग में, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। 8 मेंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पढ़ना था, हमने 4 मेंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, और बाकी 4 मेंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड कब पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम कंप्लीट होने के बाद बाकी 4 मेंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। कंफर्टेबल है, प्लान समझ में आ गया। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है तो यहीं से एक टर्म निकलती है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरली हम लोग एफ ई से लिखते हैं। F4 तो फोर्स होता ही है और E4 क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, ये हम लिखना चाह रहे हैं। क्या मतलब हो गया इसका हमारे पास, ध्यान दें, सीधी सी मतलब है, कोई चीज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगे इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई चीज पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगे तो मैग्नेटिक फोर्स। इस चैप्टर में क्या अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स को क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देंगे। आइए, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला सबको याद होता है, Fe, दैट इज सिंपली चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का प्लेन फॉर्मूला। अगर कभी आप वेक्टर खेलना चाहेंगे तो Fe वेक्टर दैट इज सिंपली Q इनटू E वेक्टर। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया। Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज F इक्वल्स टू Q इनटू E, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा एक बात। दूसरी बात, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए। ध्यान दें कि इफ Q इज पॉजिटिव, जिस चार्ज फोर्स स्टडी कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो फोर्स जो है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फोर्स कैसा होगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या लिख दीजिए अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और अच्छा समझ में आ जाएगा उससे। फोर्स इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर जिस चार्ज पे हम फोर्स स्टडी कर रहे हैं वो नेगेटिव है, तो फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू ई वेक्टर, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम से समझिए। इसे मानिए यहां पर कोई फर्स्ट क्लास एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है, होगा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर। मान लीजिए मैं यहां पर कोई प्लस चार्ज लाके रखता हूं Q वैल्यू का, मुझे कहा जाए कि इस पर फोर्स की वैल्यू और उसका डायरेक्शन भी दिखाइए, वेक्टर प्रेजेंटेशन करिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज को कहां फोर्स लेगा, E के अलोंग, तो मैं इस पे फोर्स इस तरह लूंगा, तो इस पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू E। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी रखा है, मुझे कहा जाए यार इस पे फोर्स बताइए, इस पे फोर्स बताइए, अरे ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है, तो फोर्स पे कहां लगेगा, उस तरफ या अपोजिट तरफ, इस पे अपोजिट तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू Q इंटू E। तो ध्यान दें, फोर्स की वैल्यू Q इंटू E ही रहेगी। और आप देख रहे हैं, मैं जब नेगेटिव चार्ज का फोर्स स्टडी कर रहा था तब भी मैंने चार्ज को Q लिखा है, माइनस क्यों नहीं लिखा है, क्या मैंने माइनस छोड़ दिया, डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया है, डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया है। तो मेक श्योर F बराबर Q फॉर्मूला जब भी आप इस्तेमाल करें वहां सिर्फ चार्ज की वैल्यू लिखें और चार्ज का साइन देख करके फोर्स की डायरेक्शन बना ले। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कहां फोर्स बनाना है, अलोंग, नेगेटिव चार्ज हुआ तो फोर्स कैसा बनाना है, अलोंग की अपोजिट, अपोजिट, इन बातों का यूज करना। कंफर्टेबल। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स की जानकारी हो गई, में जानकारी खत्म, कार्यक्रम शुरू। आइए बढ़े आगे भाई लोग, आगे बढ़े, सब लोग कंफर्टेबल हैं, कोई कष्ट किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। अब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स पर क्वेश्चंस करने किस तरह का रहे, आइए इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसके बारे में आ रहे हैं। ये देखिए, अपने एग्जाम के क्वेश्चन लेते हैं, नीट में आए हुए या एपीएमटी में आए हुए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बैलेंस वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एयर। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी को याद होता है ये। चलिए ध्यान दें, हमसे कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन हवा में है, एयर में है, और हम चाहते हैं वो एयर में ही टिका रहे, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लें और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लें। आइए चीजों को समझते हैं। इसे मानिए बच्चों ये है इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास m होता है, तो उस पर नीचे की तरफ अर्थ की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो mg की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसको हम बैलेंस करें इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। अब जरा सोचिए, ये तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पार्टिकल है, तो नेगेटिव पार्टिकल मुझे फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए, तो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड। क्योंकि अभी भी आपने पढ़ा था कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स उधर लगता है कि अपोजिट लगता है, अपोजिट लगता है। तो भाइयों इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, अगर नीचे की तरफ, तो फोर्स कहां बन जाएगा, ऊपर की तरफ। तो फाइनल हो गया। मैंने आपसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू बताया, क्या डायरेक्शन फाइनल हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, डाउनवर्ड, ठीक है। अब आइए वैल्यू के लिए क्या करें, बैलेंस। अगर वाकई में मामला बैलेंस का है, एट बैलेंस क्या हो रहा होगा,
mg बराबर fe हो रहा होगा, mg बराबर क्या हो रहा होगा, qe हो रहा होगा। तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg बाय q। तो इलेक्ट्रॉन तो स्टैंडर्ड पार्टिकल है, उसकी सब वैल्यू हम जानते हैं, mg मास 9 इंटू 10 पावर -31, जी की वैल्यू 10 पकड़ लो यार, चार्ज कितना हो गया 1.6 10 पावर -19। सोल्व करेंगे तो अप्रोक्स आएगा 5.67 इंटू 10 पावर -11। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या लिखे यूनिट, न्यूटन पर कूलम, यानी कि इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 5 पॉइंट समथिंग। हाँ ठीक है मानशु, 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर -11 हो जाएगा। जैसे आपका -12 आया ना, तो आपका 55 आया, तो उसको 5.5 करेंगे तो ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर। सुन लिया बच्चों ने, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब एक बार तो ये क्वेश्चन आया, एक बार इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, और आगे कैसे, इफ फील्ड इज रिवर्स्ड, फील्ड इज रिवर्स्ड, फील्ड को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। फील्ड इज रिवर्स्ड, कल के लिए थोड़ा सा चेंज है ना, ये अनाउंसमेंट करना है, बच्चों को अनाउंस करना है क्या। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, सुने आप लोग, दोबारा दोनों की चेक कल 2 बजे से क्लास है, जैसे स्टार्ट हो। ध्यान दें, कल आपकी क्लास केवल कल के लिए, कल वो भारत बंद है कुछ, इसलिए केवल कल के लिए आपकी क्लास 2 बजे से स्टार्ट होगी, केवल कल आपकी क्लास 2 बजे स्टार्ट होगी। परसों वापस वही एज यूजुअल शेड्यूल वो जो मिला है वो रहेगा, नोटिस बोर्ड पे चेक कर लें, कल क्लास 2 बजे है, 2 बजे। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फील्ड को रिवर्स किया तो पूछ रहा है क्या होगा। अभी आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन था आपका, ये mg लग रहा था नीचे आपका फर्स्ट क्लास। अब जैसे फील्ड को डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड कर देंगे, तो भाइयों अपवर्ड करते क्या होगा, अब तो Fe भी नीचे लगने लग जाएगा, और अगर Fe भी नीचे लगने लग जाएगा तो बैलेंस तो भूल ही जाओ। अब नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया आपका, mg प्लस Fe, नीचे की तरफ नेट फोर्स से हो जाएगा, और नेट फोर्स से हो जाएगा तो हमसे एग्जाम पूछा था कि एक्सेलरेशन कितना होगा। जरा सोचिए, mg तो है ही, क्या मैं Fe को भी mg लिख सकता हूँ क्या? क्यों नहीं लिख सकते, देखो ना आपने, आखिर Fe ने mg को बैलेंस कर रखा था ना, तो Fe की वैल्यू mg के बराबर थी, तो मैंने लिख दिया, और लिख दिया कितना हो गया 2mg। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखिए, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा कितने फोर्स से, 2mg से, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, दैट विल बी 2g। वेरी गुड अमन, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इवन मतलब आप तो इसको लर्न भी कर सकते हैं, इतना कॉमन क्वेश्चन है ये। तो मैंने एक ही के अंदर दोनों अलग अलग क्वेश्चन कराए, ध्यान दीजिए, अपने नीट में दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं ये। फिर सुन लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को हवा में बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएं और किस तरफ लगाएं, वो आपने बता दिया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले जी से नीचे आता है वो किससे नीचे आएगा, 2g से नीचे आएगा। कंफर्टेबल है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है, अ पार्टिकल जिसकी डिटेल है m और q is placed in uniform field E, find its kinetic energy after time t। एक पार्टिकल है बच्चों, उसको हमने कहां पे रखा, यूनिफॉर्म फील्ड ई में रखा। अब जरा सोचिए, अगर मैंने चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रखा, तो फील्ड उसको छोड़ेगा कि फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगेगा तो पार्टिकल बैठा रहेगा कि चलेगा, चलेगा। तो चलेगा तो हमसे पूछ रहे हैं कि टी टाइम में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टी टाइम में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। सवाल समझ में आ गया, तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि उस पर फोर्स कितना लगेगा, QE, इसलिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाइयों, दैट विल बी फोर्स बाय मास, यानी QE बाय, एक्सेलरेशन कितना है, QE बटे m, ये उस पे एक्सेलरेशन लग गया। अब मेरे पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो जरा सोचिए कि मैं उसकी स्पीड निकालूं टी टाइम के बाद। यस, हमें पता है v बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, u प्लस at। अच्छा, आपने देखा क्या कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेरिएबल या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग इजीली
इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं मैं। आइए, तो टी टाइम के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? इनिशियल स्पीड तो कितनी है? 0 प्लस ए कितना था आपका? क्यू बाय एम इंटू टी, तो टी है, तो टी टाइम के बाद पार्टिकल की स्पीड ये हो जाएगी। मगर मुझसे टी टाइम के बाद स्पीड नहीं मांगी है, क्या मांगी है? काइनेटिक एनर्जी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, और ये रहा ना आपका क्यू टी बाय एम का होल स्क्वायर। सोल्व कर लें इसको, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। टी टाइम के बाद मेरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये मेरा आंसर। समझ में आ गया है? समझ में आया बच्चे? और ध्यान दें, अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन placed in uniform field E, placed in uniform field E, ठीक है ना। इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों चार्ज पार्टिकल है, दोनों को मैंने किसी फील्ड ई में रख दिया है। तो एक तो मुझे उन दोनों पर फोर्स का रेशियो निकालना है, और एक मुझे उन दोनों पर एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। आइए, आप जानते हैं क्या निकालना है? पहले रेशियो ऑफ फोर्स। सबसे पहले आप देखिए, F बराबर हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या क्यू पढ़ रहे हैं ना? बताइए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों की चार्ज की वैल्यू तो एकदम सेम ही है ना, और ये तो कांस्टेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली, या आप चाहे तो वैल्यू डाल दीजिए, एक ही बात है, दोनों पे चार्ज सेम है, और ये तो वैसे सेम है, दोनों को एक ही माहौल में हमने रखा है, तो फोर्स क्या होगा? सेम। यानी फोर्स प्रोटॉन और फोर्स इलेक्ट्रॉन पर रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। हाँ, अगर वेक्टर में बात करेंगे तो शिवम -1 लिखा जा सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 1:1 की -1 नहीं है, केवल 1:1 है, तो फिर वहां से देना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रेशियो, यू नो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? क्यू बाय एम, दोनों पर क्यू सेम है, ई सेम है, अल्टीमेटली क्या हो गया? 1/m। तो बोलिए, एक्सेलरेशन प्रोटॉन और एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? मास प्रोटॉन अपॉन मास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये आप जानते हैं लगभग क्या ये 1836 होता है। आप सबको पता होगा कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग कितना टाइम्स होता है? 1836, जिसको हम रफली 2000 याद रखते हैं। 1837 बोल दीजिए देवांश। तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो सेम लगा है, नोटिस किया आप लोगों ने बात, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में फोर्स तो सेम लगा है, लेकिन दोनों पर जो एक्सेलरेशन है वो सेम लगा है कि अलग अलग लगा है? अलग अलग लगा है। कारण, फोर्स सेम था, फिर एक्सेलरेशन अलग क्यों हो गया? कारण क्या है? दोनों का मास अलग अलग था, दोनों का मास अलग अलग था, इसलिए इस तरह से। ठीक है, वेरी गुड देवांश, मास डिफरेंट था इसलिए हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो लॉन्ग वायर, ये आपस में आर डिस्टेंस पर है, एक वायर का हिसाब है प्लस लेमडा और एक वायर है मान लीजिए माइनस लेमडा। बच्चों, दो लॉन्ग वायर हैं, दोनों आपस में इस तरह से है, आपस में आर डिस्टेंस पे है, डेंसिटीज प्लस लेमडा एंड माइनस लेमडा है। हमसे पूछा जा रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर। हमें किसी भी एक वायर की फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना, फोर्स नहीं निकालना, यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये नोटिस करें कि हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। सबसे पहले आप नोटिस करें फोर्स लगेगा कैसे? बोले यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, फिर फोर्स कैसे लगा? सो कारण समझिए, जो पहला वायर है, ऐसा करते हैं इसको, ये हटाते हैं प्लस लेमडा माइनस, और इजी करता हूं आपके लिए, सुने आप। इसका डेंसिटी है λ1 और मान लेते हैं इसका डेंसिटी λ, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, पहला वायर माहौल बनाएगा E1 और दूसरा वायर माहौल बनाएगा E2। ध्यान दीजिए, कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज पर खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगता है। तो ध्यान दीजिए, पहले वायर से जो E1 बनेगा उसकी वजह से इस वायर को फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन पहले वायर के फील्ड से दूसरे वायर को फोर्स लगेगा, और दूसरे वायर के फील्ड से पहले वायर को फोर्स लगेगा। ये मानते हैं आप लोग? एक वायर के फील्ड से दूसरे वायर को फोर्स लगेगा,
और दूसरे वायर के फील्ड से पहले वायर को फोर्स लगेगा। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं मुझे अपन फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ क्या है, F बराबर QE। चले मुझे 2 पर फोर्स स्टडी करना है ड्यू टू 1, 2 पर फोर्स स्टडी कर रहे हैं ड्यू टू 1। चलो करते हैं। तो 400 किसका आएगा जिसपे फोर्स निकालना है, और फील्ड किसका आएगा, उसका या दूसरे का, दूसरे का। तो यहाँ क्या आएगा, 2 पे फोर्स निकालना है तो 2 का तो चार्ज ले लिया, और 2 पर फोर्स 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं लगेगा, 2 पर फोर्स 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं लगेगा, 2 पर फोर्स 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड से लगेगा, तो 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेगा तो E1 है। अब हमने तो फोर्स नहीं निकालना, हमें तो क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं दोनों तरफ L2 का डिवाइड कर दूं, सेम चीज से डिवाइड करने तो ऑब्जेक्शन नहीं है ना। तो अगर मैं चाहूं तो क्या इसको ऐसा लिखूं, क्या ये देखो Q2 अपॉन L2 को क्या मैं λ2 लिख सकता हूँ, यस। दूसरे वायर का पूरा चार्ज में दूसरे वायर की पूरी लेंथ का डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दूसरे वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी, और साथ में E1 तो मैंने लिख ही दिया। अब देखो λ2 E1, E1 क्या है, पहले वायर की वजह से r डिस्टेंस पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले वायर की वजह से r डिस्टेंस पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 2k λ1 अपॉन r। तो अगर हम इन सबको मैनेज करें तो कितना हो गया, 2k λ1 λ2 बाय r। ये आंसर है। ये क्या है हमारे पास, फोर्स आया, फोर्स पर यूनिट लेंथ आया, फोर्स पर यूनिट लेंथ आया है। क्लियर है। तो बच्चों इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में न्यूमेरिकल्स करने होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, वेरी गुड। क्या एक्सेलरेशन रेशियो में क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है अंजू, क्या हुआ एक्सेलरेशन रेशियो में, सॉरी, सही है, वेरी गुड। दिस इज गलत लिख दिया मैंने, एम ई अपॉन एम पी आएगा, बराबर इनवर्स है ना, एम ई अपॉन एम पी, वेरी गुड, थैंक यू। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1836 लिख सकते हैं, बराबर है। प्रोटॉन ऊपर लिया तो मास उसका नीचे आएगा, थैंक यू, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो पेंडुलम पर बेस्ड क्वेश्चन है। पेंडुलम पर बेस्ड कैसे होगा, आइए। आपने पढ़ा होगा सिंपल पेंडुलम के बारे में, तो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा, बताता हूं पहले। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, उसमें आप पढ़ते हैं जैसे ये पेंडुलम होता है, इसको ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, इस पर mg फोर्स लग रहा है, और ये तुम्हारा टेंशन होता ही है। फिर जब हम इसको इक्विलिब्रियम से, जब ये पेंडुलम है इसको इक्विलिब्रियम से हिला दे तो छोड़ते हैं तो क्या होगा, लगातार ऐसे ऐसे क्या करता है, ये ऑसिलेशन करता है। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आपको सबको याद ही है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। क्या होता है ये, जी नहीं होता है, जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव क्या होता है उसको ध्यान से सुने। हमारी इस बॉल के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ये टेंशन भी लग रहा है ना यहाँ पे, हमारी इस बॉल के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं उसमें टेंशन के अलावा बाकी जितने भी फोर्स हैं, टेंशन के अलावा, टेंशन छोड़ दो, बाकी सारे फोर्स का नेट निकालते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आता है उसको क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव। यानी जी इफेक्टिव क्या हो गया कि एक्सेलरेशन corresponding to net force except टेंशन। टेंशन के अलावा बाकी जितने भी फोर्स है उनका नेट निकालते हैं, और नेट में मास का डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल इफेक्टिव जी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस सिंपल केस की बात करिए, यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं ना, टेंशन और mg, तो टेंशन के अलावा नेट फोर्स कितना है, mg, तो mg के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन कितना होगा, g, इसलिए यहाँ जी इफेक्टिव हो जाए क्या आ जाता है, जी आ जाता है। क्लियर है। आपको याद है, आप मैकेनिक्स में से क्वेश्चन करते हैं कि इसको लिफ्ट की छत पे बांध दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, याद आ गया, बस की छत पे बांध दिया, तो यहाँ पे आप क्या लिखा करते हैं, जी लिखा करते हैं, जी इफेक्टिव लिखा करते हैं, जी इफेक्टिव लिखा करते हैं। क्लियर। अब ये सब आपको समझ में आ गया, तो जो भी केस मुझे दिया जाएगा उसमें यहाँ जी इफेक्टिव मैनेज करूंगा। और जी इफेक्टिव क्या होगा, फाइनल करिए। जी इफेक्टिव क्या होने वाला है, हमारे पेंडुलम पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसमें टेंशन को तो छोड़ देंगे, और बाकी जितने भी फोर्स उनका नेट निकाल के उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन निकाला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, नेट फोर्स एक्सेप्ट टी। वेरी गुड सुकांत। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, और आगे तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, टाइम कम बचा है। ये देखिए, मुझे कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए दो प्लेटें हैं, ये प्लेट प्लस है और ये प्लेट माइनस है, इनके बीच में एक पेंडुलम लटका रखा है, ये पेंडुलम, ठीक है, और इसका डिटेल है प्लस क्यू एम। हमसे कहा जा रहा है इसका टाइम पीरियड लिखिए। अब इसका टाइम पीरियड लिखिए तो आप समझिए, ऑर्डिनरी पेंडुलम में
mg नीचे लग रहा होगा और ये टेंशन ऊपर लग ही रहा होगा, सिंपल बात है। अब क्योंकि ये जो है कहां पर है, प्लस और माइनस, हम जानते हैं प्लस से माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा यहाँ पे, और अपना जो पेंडुलम है उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर एक फोर्स क्यू लग रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, ई के अलोंग, ई है नीचे की तरफ, तो फोर्स भी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो ये हो गया। तो आप देखिए कि इस पेंडुलम पर तीन फोर्स लग रहे हैं, टेंशन, क्यू और एमजी। मैंने कहा टेंशन के अलावा बात करें, मैंने कहा कि टेंशन के अलावा बात करें, टेंशन के अलावा कितना होगा, टेंशन, मैंने कहा टेंशन के अलावा बात करिए, तो टेंशन के अलावा कितना फोर्स लग रहा है। अगर मैं जी इफेक्टिव निकालने, अगर मैं यहां पर आओ बच्चों, जी इफेक्टिव की बात करें, तो आप देखिए नेट फोर्स कितना हो रहा है, एम जी प्लस क्यू, और एम जी प्लस क्यू में किसका डिवाइड कर दें, एम का, क्या हो गया ये, जी प्लस क्यू बाय एम। ये क्या हो गया इस केस का, वेरी गुड कंचन, क्या हो गया इस केस का, ये जी इफेक्टिव हो गया। और जो जी इफेक्टिव आ गया तो ले जाइए उस फॉर्मूला में सेट कर दीजिए, तो टेंशन, सॉरी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव का वैल्यू मेरे पास क्या आया पड़ा है, ये कितना लिखूंगा मैं, जी प्लस क्यू बाय, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, और ध्यान दें, एक और क्वेश्चन देखो फटाफट से। मान लीजिए दो प्लेटें इस तरह से, ये प्लस और ये माइनस, और वापस से ये आपका पेंडुलम एंड ऑल, ठीक है। अब आप समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड यूं हो रहा होगा यहाँ पे, यस, वापस से आइए, एम जी नीचे लग रहा है, और इस बार फोर्स क्यू यहाँ यूं लग रहा होगा, और यहाँ टेंशन है। इस बार टेंशन के अलावा कितने फोर्स हैं, एम जी और क्यू दो फोर्स है, मुझे दोनों का नेट निकालना है, वेरी गुड, मुझे दोनों का नेट निकालना है, और एम जी और क्यू आपस में 90 पर है, एम जी और क्यू आपस में 90 पर है, तो समझ गए होंगे आप लोग उनका नेट फोर्स क्या आने वाला है, क्या एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर आने वाला है, और ये तो नेट फोर्स आएगा, मुझे तो एक्सेलरेशन निकालना है, इसमें एम का डिवाइड करूं, तो फिर बोलिए जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पर, रूट ऑफ एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन मास। तो अगर मैं इसको मैनेज करता हूं बच्चों, तो कितना आ रहा है देखो आप, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। सहमत हो आप मुझसे, देखो जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा अपना, जी इफेक्टिव। तो अगर टाइम पीरियड लिखना हो तो क्या होगा, 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन, यस, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये क्या हो गया, क्या रूट के अंदर भी रूट आ जाएगा, यस। तो मुद्दा ये नहीं है कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, मुद्दा ये है कि हर बार आप क्या करें, हर बार आप क्या करें, अपना जी इफेक्टिव मैनेज करते जाएं जो भी सीन हो, और जो जी इफेक्टिव आएगा उसी को कहां ले जाके सेट कर दें, जी इफेक्टिव जो फॉर्मूला ना 2 पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव जो उसको सेट करना है, कर लेंगे, कर सकते हैं बच्चे, समझ में आया, वेरी गुड, समझ में आ गया ना सब बच्चों को, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। मैं वापस से लिंक दे रहा हूं भी आप लोगों को, ये लीजिए लिंक, लीजिए आप, इसी लिंक पे मिलेंगे, ये लास्ट टाइम मैं लिंक दे रहा हूं, ध्यान दें। थैंक यू, बहुत खुश रहें। चलिए ये लिंक लीजिए, इस लिंक पे आपको मिल जाएंगे आज के भी और पुराने सारे हैंडआउट मिल जाएंगे आपको ना, पुराने ही मिल जाएंगे और आज के मिल जाएंगे। आ रहा हूं।
7 तारीख है ना आज। चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अरे भैया वो अपलोड करने के लिए गूगल ड्राइव कहाँ से खोलना है, देखना है। वो गूगल ड्राइव कहाँ से खोलना है? गूगल ड्राइव। हाँ वो जीमेल कहाँ से खोलने के लिए बताओ। इससे हाँ खुल रहा है इससे। इसमें है क्या? बस वो इस पे आ जाएगा। इस पे फोन में क्या लिखूं इसमें? ये ये मेल कॉल नहीं क्या? नहीं वो गूगल ड्राइव ना। जब गूगल ड्राइव गूगल ड्राइव लिंक बनाना था इधर। हाँ यार कुछ हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। अरे आज बहुत गड़बड़ हुआ है यार। नेटवर्क इशू हुआ था। बीच में सब चला गया, स्क्रीन वगैरह, क्या प्रॉब्लम है साले, इससे कोई मजा आता है? तुम्हारा सिस्टम इतना स्लो चल रहा है साला, खुलता नहीं 10 मिनट तक तो। सबको बहुत दिमाग खराब हो जाता है और फिर रनिंग क्लास में अभी कहाँ आ रहा है, कहाँ जाना है बताओ मुझे, थोड़ा सा गाइड करके जाओ यार। पता नहीं क्या लग हाँ इस पे जाओ ट्राई। नया क्रिएट किया है क्या आपने? रहा है। नहीं पहले से ही बना हुआ आपको फॉलो है। इंग्लिश की क्लास हुई है। चलो अगली क्लास का टाइम हो गया, लेकिन सब सेटिंग सब गड़बड़ हो गई सब। हो रहा होगा। इस पे कौन बैठा था सुबह? कोई बैठा था इस पे? पूरा सारा इसको पूरी स्थिति पूरा डिस्टर्ब किया है इसको।
ये इंग्लिश की क्लास से क्या हो रहा तो हो गई ना यार, देखना। एक बार सर एंटर करो क्लास में, इंग्लिश की थी पहले। हाँ वापस इंग्लिश की दिख रही है। हाँ